नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 व्याकरण विभाग में वर्तनी। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी है। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। यानी कि हम लिखते समय बोलते समय जो भी दोष है, त्रुटि है, रह जाती है, उसे निश्चित रूप से हम दूर कर पाएंगे। तो देखिए वर्णों की लिखावट में सावधानी। देखिए अब ख को रव की तरह न लिखें, इसे ख यानी कि जो इकाई है र और व दोनों एक साथ में लिखकर, यानी कि र और व बनकर वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना। जैसे रवादार, दानेदार। अब घ पर पूरी शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोल वाला सिरा मुड़ा होता है। यानी कि घ में शिरोरेखा से लगा रहता है और ध में उनका आगे का हिस्सा है वह गोल होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है। यानी कि जो लाइन होती है वह इस तरह से जो ध की इकाई होती है उसके ऊपर ही लगाई जाती है। इसी तरह थ, भ, य, श, क्ष और श्र की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। भ के ऊपर पूरी तरह से शिरोरेखा देने से मौका भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए हम भ, थ, य, श और क्ष के ऊपर जो आगे के हिस्से में शिरोरेखा हम नहीं लगाते। अब देखिए निम्नांकित संयुक्ताक्षर एवं इन संयुक्ताक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। जिस तरह जो हलंत लगा हुआ है द के बीच में, द के नीचे, द और व से द्व यानी कि विद्वान, द्वार, इस तरह शब्द बनेगा। द और द से मिलकर तद्दन, राजगद्दी। द और म से दम यानी कि पद्म, छद्म। इस तरह से हम दो शब्दों के मेल से यह शब्द बन सकते हैं। इस प्रकार संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ हो ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब देखिए। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, तो पूर्ण अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार चंद्रबिंदु यानी कि अंत। तो आगे देखिए अर्ध अनुस्वार में आंत अर्ध चंद्रबिंदी है, गंध तो गांव, तंतु तो तांत, दंभ तो दांत, पंच तो पांच, हंस तो हंसी।
इस तरह से। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह, देखिए यहाँ पर गोल टपके जैसा का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं। और आंत, दांत, पांच इत्यादि में जिस चिन्ह जो अर्धचंद्र है और उस पर बिंदी है का प्रयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। इस तरह से हम अपनी स्पेलिंग में जो गड़बड़ी करते हैं उसे सुधारा जाता है। पूर्ण अनुस्वार यानी कि जो अनुनासिक शब्द होते हैं अंग, ज, ण, न और म, अनुनासिक पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखिए क, ख, ग, घ, च, छ, झ, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। तो इनके साथ जो अनुनासिक शब्द जुड़े होते हैं कि क, ख, घ और ध के बाद अंग, झ के साथ झ, ढ के साथ अण, ध के साथ न और भ के साथ म। तो क, ख, घ, घ अंग, ज के साथ झ, ढ के साथ अण, ध के साथ न और भ के साथ म। तो पूर्ण अनुस्वार दो तरह से लिखा जाता है। उसके लिखने की दोनों रीतें निम्नांकित है। जैसे वर्ग के अंतिम अनुनासिक वर्ग के साथ। कैसे? तो देखिए शंकर, शंख, अंजन, चंचल, पंच, पछी घंटा, डंडा, न के साथ चंदन, संत, इस तरह से ये लिखे जाते हैं। और देखिए अनुस्वार के चिन्ह के साथ हम किस प्रकार उसे लिखते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, शंकर, पंख, अंजन, चंचल, घंटा, डंडा, चंदन, संत, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अनुनासिक शब्दों के साथ और अनुस्वार के चिन्हों के साथ। तो अर्धानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आँख को आँख इस तरह नहीं लिख सकते। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और जिसे अंग इन अनुनासिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके, वहाँ अर्ध अनुस्वार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हम हमारी जो वर्तनी है, जो शुद्ध और अशुद्ध जो वाक्य होते हैं, उसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस तरह परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, तो हम उसको अपने हिसाब से हम यह सब लिख सकते हैं। तो जो व्याकरण विभाग का जो स्वाध्याय है, हम उसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अस्तु।